एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग यूपी स्पेशल के आज इस टॉपिक में उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि जलवायु प्रदेश यानी कृषि जलवायु क्षेत्र पर डिस्कस करेंगे, जिसे एग्रो क्लाइमेट जोन्स बोलते हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश के एग्रो क्लाइमेट जोन्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से यूपी पीसीएस 2023 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीसीएस को ध्यान में रख कर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में पीसीएस के उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको इस टॉपिक से श्योर एज सर्टेन क्वेश्चन मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बड़े केयरफुली देखिए, अच्छे से देखिए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और सारे टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के टॉपिकों पर भी डिस्कस करेंगे, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश यानी एग्रो क्लाइमेट जोन। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 9 है, 9 ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या 9 है। ओके, एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या, क्षेत्र की संख्या 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग ये 9 एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या जो 9 है, ये कौन कौन है? ओके, और उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, पहला जोन जो है, पहला क्षेत्र है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ओके, इंपॉर्टेंट है। भाबर और तराई ये क्षेत्र कहां से कहां तक आता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं और ये बाई मैप हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाई मैप पढ़ने से यह फायदा होगा आप लोगों को कि एकदम साइंटिफिक रूप से आपके समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। ओके, और क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। तो इसमें फर्स्ट जो जोन है भाबर एवं तराई क्षेत्र, यह क्षेत्र कहां से कहां तक है? हिमालय के तलाटी वाले क्षेत्र, यानी इसमें हिमालय के तलाटी वाले जो बेल्ट है, इसमें कौन कौन से उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आते हैं यानी जनपद आते हैं, जिला आते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती एक्सेट्रा आदि। अब यहाँ पर हम लोग यह देख लेते हैं कि सहारनपुर से लेकर के यानी यह पश्चिम उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यह क्षेत्र, यह हिमालय का जो तराई बेल्ट है, ये इसके समीपवर्ती जो जिले हैं वही इसमें आते हैं, यानी आपका पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये जो बेल्ट है यह इस हिमालय के तलहटी क्षेत्र में आते हैं, जिसे तराई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यह भाबर और तराई क्षेत्र है, तो यह बेल्ट है, यही इस क्षेत्र में जो जनपद है वही इस फर्स्ट जोन में आते हैं, यानी भाबर और तराई क्षेत्र में। एक बार फिर आप देख लीजिएगा बाई मैप, यहाँ से देखिए सहारनपुर है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद, यहाँ पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ओके, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर का ये जो गोरखपुर का तक का जो बेल्ट है उसके तक पहुंचता है, यानी श्रावस्ती तक का ये बेल्ट है, ये तराई के क्षेत्र से। ओके, तो यह पहला भाबर एवं तराई बेल्ट हो गया। सेकंड को हम लोग देखते हैं पश्चिम मैदान। पश्चिमी मैदान क्या है भाई? पश्चिम के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मेरठ मंडल के पास के जिले, यानी यह है आपके मेरठ मंडल के पास के जो जिले हैं यह इसमें आता है। ओके, तो यह सेकंड जो जोन है उत्तर प्रदेश का पश्चिम मैदान, ये दूसरे जोन में आता है और इसमें मेरठ मंडल के जिले शामिल है, या मेरठ मंडल के एरिया, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरठ मंडल के एरिया इसमें सम्मिलित है, आते हैं। थर्ड नंबर पर है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान,
और दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान से तात्पर्य यह है कि इसमें आगरा मंडल के आसपास के जो जिले हैं या क्षेत्र है एरिया वह आते हैं। आगरा मंडल से तात्पर्य ये आपका, इसमें आगरा मंडल के यह क्षेत्र है यानी जनपद आते हैं। ओके, और यह इस तीसरे जोन में दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान आगरा मंडल के जनपद के ये एरिया यानी क्षेत्र आते हैं। तो यह 3 जोन हम लोग एग्रीकल्चर जोन को, हम एग्रो जोन को हम लोग देखें। नंबर 4 है, 4th पर है मध्य मैदान। अब मध्य मैदान में कौन कौन आएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर तक का क्षेत्र आता है। तो इसमें कानपुर और लखनऊ, तो आप देखेंगे कि कानपुर का और ये लखनऊ का जो ये मध्य का जो एरिया है और ये फतेहपुर, यह क्षेत्र इसमें आते हैं। ओके, और यह क्षेत्र इसमें आते हैं। तो कानपुर और लखनऊ, कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर, ओके, यह क्षेत्र इसमें शामिल है, इसमें आते हैं। क्लियर बातें? तो इधर के ये क्षेत्र आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 5वां जो क्षेत्र है, 5वां जो जोन है एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु प्रदेश, जो 5वें नंबर का है वह है मध्य पश्चिमी मैदान। और मध्य पश्चिमी मैदान में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर देखिए मध्य पश्चिमी मैदान में बरेली और मुरादाबाद मंडल। ओके, तो यह बरेली और मुरादाबाद के मंडल आते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह इधर के हैं यानी तराई के नीचे का जो एरिया है बरेली और मुरादाबाद मंडल में जो जनपद हैं, जिले हैं, यह इसमें आते हैं, जिसे हम लोग मध्य पश्चिमी मैदान कहते हैं। तो ये 5 एग्रो जोन हुए। तो इसमें भाबर एवं तराई, नंबर 2 पश्चिम का मैदान, और नंबर 3 दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान, और नंबर 4 है मध्य मैदान यानी मध्य में कानपुर और लखनऊ मंडल के जनपद हैं। इसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5वें पर जोन है मध्य पश्चिमी मैदान। ओके, अब हम लोग देखते हैं नंबर 6 को, बुंदेलखंड 6ठे नंबर पर यानी 6 जो जोन है क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट जोन, वह बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड का एरिया हम लोग देखा जाए तो झांसी और चित्रकूट मंडल, यानी ये है आपका बुंदेलखंड का एरिया। ओके, ये बुंदेलखंड का एरिया ये आपका ललितपुर है, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, ओके, महोबा, ये जिले इसमें आते हैं। तो ये 6 जोन में बुंदेलखंड का प्रदेश है या बुंदेलखंड क्षेत्र को बांटा गया है या रखा गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो नंबर 6 बुंदेलखंड का प्रदेश, झांसी और चित्रकूट मंडल, तो ये आपका नीचे का एरिया है। और यहाँ पर जो ललितपुर हम लोगों का जो जनपद है, जिला है, यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ये ललितपुर जनपद जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ओके, 3 तरफ से, ये एमपी से घिरा है, एमपी से यानी मध्य प्रदेश से घिरा है, एक तरफ से यह उत्तर प्रदेश से लगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाग्रफिकल रूप में यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, या कह लीजिए ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। लेकिन प्रशासनिक रूप में या पॉलिटिकल कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कह लीजिए या उत्तर प्रदेश का भाग है। इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है 3 तरफ से वह घिरा है, किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से। तो इस प्रकार ये 6ठा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का 6ठा कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेट जोन है, और इसमें यह बुंदेलखंड के एरिया है आता है। अगला है 7वां जो क्लाइमेट जोन है वह उत्तरी पूर्वी मैदान है। तो उत्तरी पूर्वी मैदान, तो उत्तर प्रदेश का 7वां कृषि जलवायु प्रदेश यानी एग्रो क्लाइमेट जोन है, वह उत्तरी पूर्वी मैदान है। उत्तरी पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल है, ये आपका आ गया, ये उत्तरी पूर्वी मैदान, ध्यान रखना है, ये उत्तरी पूर्वी मैदान। तो इसमें गोरखपुर मंडल है और गोंडा तक का क्षेत्र, और यहाँ तक के क्षेत्र यानी गोंडा तक के क्षेत्र इसमें शामिल है या आते हैं। किसमें? उत्तरी पूर्वी मैदान का जो एग्रो क्लाइमेट जोन है या कृषि जलवायु प्रदेश है। 8वें नंबर पर है जो 8वां कृषि जलवायु प्रदेश है या फिर एग्रो क्लाइमेट जोन है, वह उसे पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी मैदान में वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल,
इलाहाबाद मंडल, फैजाबाद का क्षेत्र। ओके, इतने आते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि यह वाराणसी है, तो वाराणसी कह लीजिए। इसके बाद इधर इलाहाबाद है या प्रयागराज, अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज हो गया। इसके बाद इधर फैजाबाद है, तो यह फैजाबाद, यह क्षेत्र इसमें आते हैं। ओके, इस मंडल में इतने क्षेत्र एक आते हैं जिसे पूर्वी मैदान कहते हैं। इसके बाद है नौवा यानी लास्ट, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या 9 है, तो नौवा जो है लास्ट है, यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह मिर्जापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज का बेल्ट है यानी क्षेत्र आता है। तो इसमें जो विंध्य नौवा जो मंडल है, नौवा मंडल से मतलब है कि एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का नौवा कृषि जलवायु प्रदेश है, उसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है या विंध्य प्रदेश के रूप में डिवाइड किया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें है मिर्जापुर, ये है आपका, ये जिले हैं, मिर्जापुर का क्षेत्र है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर सोनभद्र। और फिर दक्षिणी प्रयागराज, और एक दक्षिणी प्रयागराज जनपद का जो निचला क्षेत्र है। इस प्रकार यह नौवा क्लाइमेट जोन है। तो नौवा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और यह हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है या कृषि जलवायु जोन कितने हैं, तो उनकी संख्या कुल 9 है। इसलिए हम लोग बाई मैप इनको देखें, आप लोग बाई मैप इनसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिसे कभी मिस नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश के पश्चात हम लोग उत्तर प्रदेश के वर्षा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा यानी वर्षा ऋतु पर यानी रेनी सीजन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए, उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वह वर्षा होने की रीजन क्या है, कारण क्या है, कब से कब यानी किस महीने से किस महीने के बीच में वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ओके, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में अधिक समय तक वर्षा होती है यानी वर्षा का होने का जो ड्यूरेशन है वह अधिक है, किन क्षेत्रों में वर्षा होने का ड्यूरेशन यानी डे कह लीजिए, डेज यानी कम है। तो इस रूप में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इन क्षेत्रों में अगर वर्षा अधिक हो, उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में जो रेनी सीजन है यानी वर्षा होने का जो ड्यूरेशन है अधिक है तो क्यों है, और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा कम होती है तो क्यों होती है, इसका भी हम लोग काज यानी रीजन जानेंगे और यह साइंटिफिक रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जिसे आपको याद न करना पड़े और इसे अच्छे से समझ लें। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु। ओके, रेनी सीजन। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट जो हम लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश, यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से कुल वर्षा का 75 से 80% वर्षा होती है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और वह बंगाल की खाड़ी से आता है, तो हम लोग उसको देखेंगे, बंगाल की खाड़ी से यह मानसून आता है तो इस शाखा से वर्षा बंगाल की, यहाँ पर हम लोग यह देखे हैं कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से होता है। तो मानसून तो भारत में अगर देखा जाए तो यह इंडिया का मैप है, आप लोग यह देख रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप में यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश का एरिया है। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, ये कट गया है, तो यह उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, तो यहाँ पर आगे इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, तो यहाँ पर वर्षा कैसे होती है। ओके, यही है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, तो यहाँ पर वर्षा कैसे होती है इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अगला जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 83% यानी 83% वर्षा
जून माह से सितंबर के माह के बीच होता है। ओके, यानी जून मंथ से सितंबर मंथ के बीच होता है। ठीक, यानी यह भी कह सकते हैं हम लोग कि जून माह से यानी प्रारंभ होता है वर्षा। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून आने का जो टाइम है, वह जो ड्यूरेशन है वह जून, या ऐसे कह सकते हैं कि जून मंथ से उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी से। ओके, इसके बाद शीत ऋतु की बात हम लोग करेंगे आगे, लेकिन शीत ऋतु में लगभग 17% वर्षा होती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु में कुल वर्षा का लगभग 17% वर्षा होती है, जबकि शेष वर्षा 83% जो वर्षा है वह लगभग जून माह से सितंबर तक होता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में मानसून, जो मानसूनी पवने हैं, मानसून पवन बंगाल की खाड़ी से बिहार और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे पूर्वा पवन कहते हैं। ओके, तो जो उत्तर प्रदेश में जो मानसूनी पवने एंट्री करती हैं, आती हैं, उन्हें पूर्वा पवन कहते हैं। क्यों कहते हैं अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाई मैप। तो यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है, तो पवने आती है मानसूनी पवने, यह भारत के उत्तर पश्चिम तट से प्रवेश करती हैं, यानी पश्चिमी कह लीजिए, आप केरल कह लीजिए, गोवा कह लीजिए, कर्नाटक के, मतलब कि इन क्षेत्रों से प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो इधर तो पश्चिमी घाट पर बहुत वर्षा वो कर देती हैं पौने, तो भारत के जो पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी घाट पर्वत चोटियों पर वर्षा अधिक, पहाड़ियों पर वर्षा अधिक हो जाती है। फिर यहाँ से जब पवनों के पास वर्षा नहीं रह जाती है तो यह पौने हल्की हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं, मतलब कि इस पश्चिमी घाट जो पहाड़ियां हैं इससे ऊपर हो जाती हैं। और साइंटिफिक रूप में भी आप समझते होंगे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर वजन उसके हेड पर, सिर पर रख दिया जाए तो वह अधिक ऊंचाई पर जंप नहीं ले पाएगा। तो जब ये पौने हैं और ह्यूमिडिटी के कारण, सी यानी समुद्र से जब वाष्पोत्सर्जन के कारण वह वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और वह ड्यू ओस में तब्दील हो जाती हैं या फिर बूंद में वह तब्दील हो जाती हैं, तो वह पौने ऊंचाई पर नहीं उठ पाती हैं। इसीलिए पश्चिम घाट के पहाड़ियों से वह टकराती हैं पौने, और यहीं पर वर्षा अधिक हो जाती है। इसीलिए जब आप देखेंगे तो आप न्यूज़पेपरों में या बुकों में आपको पढ़ने के मिलेगा कि आता हुआ मानसून जब भारत में एंट्री करता है तो पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होने के पीछे यही रीजन है। ओके, तो यह भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, क्या अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट में जो आता हुआ मानसून है भारत के पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी दिशा पर या पश्चिमी साइड पर अधिक वर्षा का होती है। क्यों होती है, उसके पीछे यही कारण है। जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा हो गई, इसके बाद पौने हल्की हो जाती हैं तो पहाड़ियों को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती हैं, भारत में एंट्री कर जाती हैं। अब वह पीछे इसलिए नहीं लौट पाती हैं कि पीछे से पौने उनको फोर्स करती हैं, धक्का देती हैं, पुश करती हैं, इसलिए ये पौने आगे बढ़ती हैं। और आगे बढ़ती हैं तो महाराष्ट्र, दक्कन का क्षेत्र और आप कह सकते हैं तेलंगाना का क्षेत्र, ये सब होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में यह प्रवेश कर जाती हैं, फिर यहाँ से यह ह्यूमिडिटी ग्रहण करती हैं, तो अब वह पुनः ह्यूमिडिटी रीच हो जाती है पौने, और वाष्पोत्सर्जन यानी बंगाल की खाड़ी से फिर वह वर्षा को की बूंदों को एडाप्ट कर लेती हैं या नमी को एडाप्ट कर लेती है वाष्पोत्सर्जन के कारण। फिर यह पौने भारत की तरफ फिर एंट्री करती हैं, भारत की तरफ एंट्री करती हैं, इसलिए कि पीछे से ये पौनों आने का जो क्रम है कंटिन्यूटी बना हुआ है, उसमें ब्रेक नहीं हो रहा है। इसलिए यह पौने जब फिर प्रेशर पड़ता है तो यह ऊपर उठती है, और आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में खासी, गारो और जैंतिया की ये पहाड़ियां जो हैं, इन पहाड़ियों द्वारा फिर रोक लिया जाता है। इसीलिए फिर इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा बहुत हो जाती है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो मौसिन राम आप कहते हैं। तो यह खासी, गारो, जैंतिया की जो पहाड़ी है, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। फिर पौने या हिमालय जो पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय पर्वतमाला के सहारे फिर यह ऊपर
नहीं जा पाती हैं, यानी इधर चीन पड़ता है, चीन देश के तरफ नहीं जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत की जो चोटियां उन्हें जाने से रोक देता है, इसलिए यह इसी के सहारे आगे बढ़ती हैं और यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में वर्षा कराते हुए, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि पूर्वा पवन। तो जब यह बिहार से होते हुए या पौने प्रवेश करती हैं कहां पर, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो पवन वर्षा की जो पौने हैं प्रवेश करती हैं तो पूरब से करती हैं। पूरब में क्या पड़ेगा? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, जनपद पड़ेगा, देवरिया पड़ेगा, महाराजगंज पड़ेगा। ओके, तो यह पूरब के क्षेत्रों से यह भारत में प्रवेश करती है, यानी बिहार की तरफ से आती है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश में मानसून बंगाल की खाड़ी से बिहार और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। क्लियर का? ओके, यह रीजन क्लियर हो गया, कारण कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि अगर इसको नहीं आप जानेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे हमेशा, और इस बात को भी नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तो किस क्षेत्र में अधिक होगी, किस क्षेत्र में कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व बिहार की तरफ से यानी पूर्व की तरफ से मानसून पवनें एंट्री कर रही हैं तो वर्षा इधर ही अधिक होगी। ओके, वर्षा इधर ही अधिक होगा, यानी आप कह सकते हैं पूर्वांचल के क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा अधिक होता है। ओके, तो वर्षा अधिक होता है। फिर जैसे जैसे पवनें या हिमालय पर्वत श्रेणियों से होकर के आगे बढ़ती हैं, पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो ये तराई के बेल्ट में वर्षा अधिक होती है, तराई के बेल्ट में अधिक वर्षा होती है। फिर इसके बाद जब ऐसे मध्य तक पहुंचती हैं बीच में, तो वर्षा है वह कम होने लगती है। कारण क्या है कि मानसूनी पवनें जब वर्षा हो जाती है तो वह पवनों के पास ह्यूमिडिटी नहीं रह जाता है, वर्षा या ऐसे कह लीजिए जल का संग्रहण नहीं रह जाता है, इसलिए फिर वर्षा कहां से करेंगे वो। ओके, इसीलिए आप देखिए कि जब मानसून एंट्री करता है उस समय पूर्वांचल के क्षेत्रों में स्पेशली या स्पेसिफिक प्लेस देखा जाए तो गोरखपुर और देवरिया का जो ये बेल्ट है, यहाँ पर लगभग 184 यानी 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, यानी 184 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है लगभग। ये तो औसत है, इससे अधिक भी रिकॉर्ड हो जाता है कहां पर? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, किस जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है, तो वह गोरखपुर। और गोरखपुर में क्यों होती है, इसके पीछे कारण हम लोग देख लिए, साइंटिफिक रीजन हम लोग देख लिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। ओके, क्यों? क्योंकि वर्षा अधिक होती है और जब हिमालयी नदियां हैं जब इधर पहुंचती हैं तो जल संग्रहण अधिक हो जाता है और पानी स्प्लिट हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए बाढ़ आ जाती है, नदियां उफान पर आ जाती हैं। ओके, और आगे हम लोग देखते हैं तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में औसतन 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ओके, लेकिन गोरखपुर जिले में जो रिकॉर्ड वर्षा की जाती है या रिकॉर्ड किया जाता है, या लगभग अभी तक का जो रिकॉर्ड है 184 सेंटीमीटर। इस प्रकार गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर बढ़ता जाएगा तो वर्षा की मात्रा यानी दर में कमी होती जाएगी, और यहाँ पर जो बीच में हम लोग मध्य में देखा जाएगा तो मध्यांचल में उत्तर प्रदेश के तो 94 सेंटीमीटर के लगभग यानी औसत वर्षा होती है। ओके, इसी प्रकार जैसे जैसे पश्चिम की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पवनों के पास यानी जो वायु है, मानसूनी पवन है, उनके पास अब ह्यूमिडिटी नहीं है। ओके, इसलिए पश्चिमांचल के क्षेत्रों में आप देखिए कि इधर आते आते लगभग 84 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा हो पाती है पश्चिम का क्षेत्र। इसके बाद थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र देखा जाएगा या पश्चिम के क्षेत्रों में मथुरा को देखा जाएगा
तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी पौने यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वह वर्षा रहित हो जाती हैं, या आप वर्षा रहित ना कहिए, ह्यूमिडिटी रहित हो जाती हैं। इसलिए मथुरा में लगभग उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जनपद है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, लगभग औसत जो रिकॉर्ड किया जाता है 54 सेंटीमीटर, यानी 54 सेंटीमीटर तक ही वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ओके, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जनपद मथुरा और सबसे अधिक वर्षा वाला जनपद गोरखपुर है। और जैसे जैसे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी। ओके, और तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग थोड़ा दक्षिण के तरफ देख लिया जाए, तो दक्षिण के तरफ में भी अगर यह चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र अगर इधर देखा जाएगा तो इधर वर्षा अधिक होती है। कंपेरिजन जैसे जैसे पौने पश्चिम की ओर बढ़ता जाएगा, बुंदेलखंड के और इधर के क्षेत्रों में, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में 90 सेंटीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर झांसी, ललितपुर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ओके, तो यह है उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा का, मानसूनी वर्षा से होने वाले जो निशान है, या निशान कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए, या इसे हम जो एरो के द्वारा हम लोग समझे हैं, इसे साइंटिफिक रूप में आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन मानसूनी पवनों के द्वारा पूर्वांचल में सबसे अधिक वर्षा, इसीलिए पूर्वांचल का क्षेत्र हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है। ओके, और पश्चिम के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आ पाता है, नदियों में आता है, वो बात अलग है क्योंकि हिमालयी नदियां हैं। ओके, जैसे यमुना नदियां हुई, गंगा हुई, और यह, लेकिन जब वर्षा का पानी होता है तो वह नदियों में जाकर के और उसे और बढ़ा देता है, इसीलिए नदियां उफान पर आ जाती हैं और सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वह पूर्वांचल का होता है। इस प्रकार पूर्वांचल के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिसमें गोरखपुर जनपद है सबसे अधिक वर्षा होने वाला जनपद है। ओके, और यहाँ अगला है मथुरा, तो मथुरा का क्षेत्र है। और अब हम लोग वर्षा का ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो वर्षा का ड्यूरेशन साइंटिफिक रूप में आप समझ लीजिए, तो जब वर्षा मानसूनी पवनें जब पूर्वी उत्तर प्रदेश से या पूर्व दिशा से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं, इसलिए सबसे अधिक वर्षा जो गोरखपुर के क्षेत्रों में होती है या पूर्वी क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 56 दिन वर्षा का जो ड्यूरेशन है 56 डेज। ओके, यानी लगभग 56 दिन तक वर्षा काल होता है, इतना लंबा ड्यूरेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। जबकि पश्चिम के क्षेत्रों में देखा जाए तो वर्षा के काल में कमी आ जाती है, लगभग 32 दिन तक ही वर्षा काल रहता है या वर्षा ड्यूरेशन रहता है। ओके, या वर्षा की सीमाएं रहती है। इसलिए पूर्वी क्षेत्र यानी गोरखपुर के क्षेत्रों में 56 दिन तक वर्षा होता है, वह या वर्षा ऋतु का काल माना जाता है या होता है। पश्चिम के क्षेत्रों में 32 दिन तक ही होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मानसून तो आता हुआ है, ठीक है, ये चला गया। ये मानसून कब से कब तक है? तो उत्तर प्रदेश में जून से सितंबर के मंथ में वर्षा होती है। यह भी क्लियर है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब यह मानसून फिर आप ऐसे कह लीजिए शीत ऋतु में कह लीजिए, या फिर आप विंटर सीजन कह लीजिए, ठंडे के मौसम में जब यह मानसून पुनः रिटर्न होता है, वापस होता है। ओके, तो जब वापस होता है तो यह मानसून से उत्तर प्रदेश में मात्र या लगभग 17% ही वर्षा होती है। और फिर मानसून जब लौटता है, शीत ऋतु में मानसून यह लौटता है तो यह पश्चिम से एंट्री करता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। यानी आप कह सकते हैं कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ता है। और फिर इसी तरह से मानसूनी पवने पूर्वांचल के तरफ वर्षा कराते हुए फिर यह मानसून आगे निकल जाता है और मानसून पुनः यह बंगाल की खाड़ी से होते हुए वापस लौट जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा पर हम लोग डिस्कस किए हैं।
और बहुत ही साइंटिफिक रूप में हम लोग डिस्कस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कोई नहीं गलत होना चाहिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं अगर समझ में न आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे अलग से और डिटेल से। ओके।